नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जयपुर की रहने वाली एक लड़की रिया की, जिनकी उम्र 25 साल है और वो एक आर्किटेक्चर की स्टूडेंट है। अपनी कॉलेज की एक स्टडी ट्रिप के दौरान राजस्थान के एक वीरान गांव में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी में खौफ का एक ऐसा अंधेरा भर दिया है जिससे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाई हैं। तो चलिए अब यह कहानी रिया की जुबानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में डर को महसूस करना चाहते हैं तो हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हम और आप यूं ही डर के इस सफर में साथ बने रहें। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में अपना नाम और आप कहां से हैं यह बताना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के यह कहानी रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और मैं 25 साल की हूं। मैं जयपुर में रहती हूं और आर्किटेक्चर के फाइनल ईयर में हूं। मेरी जिंदगी हमेशा से ही किताबों, डिजाइन्स और पुरानी इमारतों के इर्द गिर्द घूमती रही है। मुझे हमेशा से ही पुरानी हवेलियों और किलों का आर्किटेक्चर अपनी तरफ खींचता था। शायद इसीलिए जब हमारे कॉलेज ने राजस्थान के अनएक्सप्लोर्ड गांवों की एक स्टडी ट्रिप का प्लान बनाया तो मैं सबसे ज्यादा उत्साहित थी। यह ट्रिप हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जहां हमें किसी पुरानी और वीरान हो चुकी बस्ती का अध्ययन करके उसकी वास्तुकला पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। हमारे ग्रुप में मेरे अलावा मेरे 3 और दोस्त थे। आकाश, जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचता था और हर चीज को लॉजिक से तौलता था। नेहा, जो एक बिंदास और एडवेंचरस लड़की थी। और समीर, जिसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वो हर पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। हम चारों ने मिलकर एक ऐसे गांव को चुना जिसके बारे में इंटरनेट पर भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। कुलधाप। ये नाम हमें एक पुरानी किताब में मिला था जिसमें लिखा था कि यह गांव सदियों पहले एक ही रात में खाली हो गया था और आज भी वहां कोई नहीं बसता। कुछ लोगों का मानना था कि वहां किसी तांत्रिक का श्राप है, तो कुछ इसे पानी की कमी का कारण बताते थे। हमारे लिए यह जगह किसी रहस्यमयी खजाने से कम नहीं थी। सफर की शुरुआत काफी रोमांचक थी। हम अपनी जीप से जयपुर से निकले। लगभग 6 घंटे के सफर के बाद हम मुख्य हाईवे से उतरकर एक कच्चे रास्ते पर आ गए। चारों तरफ सिर्फ रेत और कंटीली झादियां थीं। लगभग 1 घंटे तक उस वीरान रास्ते पर चलने के बाद हमें दूर से कुछ टूटे फूटे मकान दिखने लगे। वो कुलधाप गांव था। जैसे ही हमने गांव में कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने हमारा स्वागत किया। ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। हवा भी जैसे थम सी गई थी। घर मिट्टी के बने थे जो वक्त के साथ अब खंडहर बन चुके थे। दीवारों पर पुरानी नक्काशी अब भी बाकी थी, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह गांव कभी कितना आबाद रहा होगा। समीर अपने कैमरे से तस्वीरें लेने में व्यस्त हो गया, जबकि मैं और आकाश गांव के नक्शे और घरों के डिजाइन को समझने की कोशिश करने लगे। नेहा अपनी आदत के मुताबिक इधर उधर घूमकर कुछ एडवेंचरस ढूंढ रही थी। यार, कितनी अजीब जगह है ये, नेहा ने एक टूटे हुए घर के अंदर से झांकते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे लोग अपना सब कुछ छोड़कर बस अभी अभी यहां से गए हों। मैंने सहमति में सिर हिलाया। वाकई, कुछ घरों में तो रसोई में रखे बर्तन भी वैसे के वैसे पड़े ढे थे, बस उन पर धूल की मोटी परत जम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहीं आकर रुक गया हो। शाम ढलने लगी थी और हमने गांव के बीचों बीच एक बड्ढे से आंगन में अपना टेंट लगाने का फैसला किया। हमने सोचा था कि एक रात यहां रुककर अगली सुबह वापस निकल जाएंगे। आकाश आग जलाने की तैयारी करने लगा और मैं और नेहा खाने का सामान निकालने लगे। समीर अभी भी तस्वीरें खींच रहा था। वो उस गांव के हर कोने को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। समीर, अब बस भी कर, अंधेरा हो रहा है, आकाश ने आवाज लगाई। समीर हमारी तरफ आता हुआ बोला, दोस्तों, तुम्हें पता है, मैंने उस पुरानी हवेली की तस्वीरें ली जो गांव के आखिर में है। बहुत ही अजीब वाइब्स हैं वहां से। ऐसा लगता है जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। हमने आग जलाई और उसके चारों तरफ बैठकर खाना खाने लगे। आसमान में चांद निकल आया था और उसकी पीली रोशनी में वो खंडहर और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। अचानक हमें दूर से किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस खामोशी में
वो साफ सुनाई दे रही थी। हम चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये किसकी आवाज है? नेहा ने घबराकर पूछा, लेकिन वो आवाज किसी जानवर की नहीं लग रही थी। वो एक लय में बज रहे थे, जैसे कोई नाच रहा हो। आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। हमारा डर बढ़ने लगा। समीर ने टॉर्च उठाकर आवाज की दिशा में रोशनी की, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। हमने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। रात के करीब 12 बजे होंगे। हम सब अपने अपने टेंट में सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत के रोने की आवाज, जिसमें बहुत दर्द और तकलीफ थी। मैं डर के मारे उठकर बैठ गई। मैंने धीरे से आकाश के टेंट में आवाज दी, आकाश, नेहा, क्या तुम्हें भी यह आवाज सुनाई दे रही है? जल्द ही हम चारों अपने टेंट से बाहर थे। वो रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी और उसी हवेली की तरफ से आ रही थी जिसका जिक्र समीर ने किया था। हमें जाकर देखना चाहिए, नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। पागल हो गई है क्या? इस वक्त वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आकाश ने उसे रोका, लेकिन समीर के अंदर का फोटोग्राफर जाग चुका था। गाइज, ये एक मौका हो सकता है कुछ असाधारण कैप्चर करने का। हम बस दूर से देखेंगे। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अकेले रुकने की हिम्मत भी नहीं थी। इसीलिए हम चारों टॉर्च लेकर उस हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम हवेली के पास पहुंच रहे थे, रोने की आवाज और साफ होती जा रही थी। हवेली बहुत बड्ढी और पुरानी थी। उसका मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। हम दबे पांव अंदर घुसे। अंदर एक बड्ढा सा आंगन था और चारों तरफ कमरे बने हुए थे। रोने की आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। ऊपर एक लंबा सा गलियारा था, जिसके आखिर में एक कमरा था, जिसके दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी और रोने की आवाज भी उसी कमरे से आ रही थी। अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। आकाश ने हिम्मत करके दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर हमारी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद सादी पहने हुए। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा हमारे विपरीत दिशा में था। कमरे में एक पुराना संदूक रखा था और बस वहीं एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में सब कुछ दिख रहा था। कौन हो तुम? आकाश ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ पलटी। उसका चेहरा, हे भगवान, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। हम चीखना चाहते थे, लेकिन हमारे हलक में जैसे आवाज ही जम गई थी। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। वो औरत हवा में तैरती हुई हमारी तरफ बढ़ने लगी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये मेरा घर है। अब तुम सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। उसकी आवाज किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। अचानक समीर के हाथ से कैमरा नीचे गिर गया और उसकी फ्लैश जल उठी। फ्लैश की तेज रोशनी जैसे ही उस औरत पर पड़ी थी, वो एक भयानक चीख मारकर पीछे हटी। बस यही मौका था। हम चारों पागलों की तरह वहां से भागे। हम सीढ़ियों से कैसे उतरे, हमें खुद नहीं पता। हम बस भाग रहे थे। पीछे से उस औरत की भयानक हंसी और चीखों की आवाज आ रही थी। हम भागते हुए अपने टेंट तक पहुंचे और जल्दी जल्दी अपना सारा सामान जीप में फेंका। आकाश ने जैसे तैसे कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और हमने जीप को उस गांव से बाहर भगा लिया। हम पीछे मुदाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। बस जीप के इंजन की सनसनाहट और हमारी तेज सांसों की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। मैं अपनी सीट पर सिकुड़ी हुई थी और आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन उस औरत का बिना आंखों वाला चेहरा मेरी बंद पलकों के पीछे भी मुझे घूर रहा था। लगभग 15-20 मिनट तक पागलों की तरह गाड़ी भगाने के बाद नेहा, जो पीछे की सीट पर थी, अचानक चीख पाड़ी, वो हमारे पीछे है। आकाश ने गुस्से से कहा, बकवास मत कर नेहा और डरा मत हम सबको। मैं सच कह रही हूं, साइड मिरर में देखो। उसकी आवाज में इतना खौफ था कि हम सब जानते थे कि वो मजाक नहीं कर रही। मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा। एक पल के लिए मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ धूल का गुब्बार। लेकिन फिर उस गुब्बार के बीच मुझे एक सफेद साया सा दिखा,
जो हमारी जीप की रफ्तार से ही हमारे पीछे तैरता हुआ आ रहा था। वो वही सफेद साधी थी। आकाश ने भी उसे देख लिया था। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। उसने एक्सीलरेटर पर और जोर से पैर दबा दिया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि हम हवा में हैं। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम वापस हाईवे की जगमगाती रोशनी में नहीं आ गए। हाईवे पर पहुंचते ही वो साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। हमने गाड़ी सर ढक के किनारे रोकी। हम चारों हाँफ रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उस रात का खौफ हमारे दिलों में घर कर गया था। जयपुर का पूरा रास्ता खामोशी में कटा। हम में से कोई सोना नहीं चाहता था, इस डर से कि कहीं सपनों में वही चेहरा न दिख जाए। सुबह की पहली किरण के साथ जब हम शहर में दाखिल हुए तो लोगों की भीड़, गाड़ियों का शोर, यह सब इतना अजीब लग रहा था, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया से वापस लौटे हों। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। कौन हमारी बात पर यकीन करता? लोग हमें पागल ही समझते। हमने उस प्रोजेक्ट की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी और कोशिश करने लगे कि सब कुछ भूलकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए। लेकिन वो रात कुछ भूलने वाली नहीं थी। वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक परछाई थी जो हमारे साथ उस गांव से चली आई थी। शुरुआत में हमें लगा कि शायद यह सब हमारे दिमाग का वहम है। समीर, जिसे फोटोग्राफी से जान से ज्यादा प्यार था, उसने अपना कैमरा फेंक दिया। वो कहता था कि जब भी वो लेंस में देखता है उसे दो खाली गड्ढे घूरते हुए दिखते हैं। उसने अंधेरे से डरना शुरू कर दिया था और अपने कमरे में भी सारी लाइटें जलाकर सोता था। नेहा, जो इतनी बिंदास और एडवेंचरस थी, अब घर से बाहर निकलने में भी डरती थी। वो घंटों तक अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी। वो कहती थी कि उसे अक्सर अपने कानों में किसी औरत के रोने की सिसकियां सुनाई देती है। आकाश, जो हर चीज को लॉजिक से तौलता था, सबसे ज्यादा परेशान था। वो हमारी बात को मास हिस्टीरिया कहकर टालने की कोशिश करता, लेकिन उसकी लाल आंखें और कांपते हाथ बताते थे कि वो खुद कितना डरा हुआ है। वो दिन रात लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी किताबों में कुलधाप के बारे में जानकारी ढूंढता रहता। वो एक तार्किक वजह ढूंढाना चाहता था, लेकिन उसे हर जगह सिर्फ श्राप और रूहों की कहानियां ही मिलती, जो उसके डर को और बढ़ा देती। और मेरे साथ जो हो रहा था वो सबसे भयानक था। मुझे हर रात एक ही सपना आता था। सपने में मैं उसी हवेली के कमरे में बंद होती थी और वो बिना आंखों वाली औरत मेरे चारों तरफ घुंघरू पहने नाच रही होती थी। उसकी हर एक छन की आवाज मेरे दिल पर हथौड़ ढेवी की तरह पड़ती थी। कभी कभी तो नींद में ही मेरी चीख निकल जाती थी। मुझे घर के आईनों में अपनी परछाई के पीछे एक धुंधला सा सफेद साया दिखने लगा था। लगभग 1 महीना गुजर गया। एक दिन हमें खबर मिली कि आकाश अपने हॉस्टल की छत से गिर गया है। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जब हम उससे अस्पताल में मिलने पहुंचे तो वो होश में नहीं था, बस बेड बड़ा रहा था। उसने धक्का दिया। उसकी आंखें नहीं थीं। वो कह रही थी, जो देखा है वो यहीं रहेगा। उस दिन हम समझ गए, यह हमारा वहम नहीं था। वह चीज, वह आत्मा हमारे साथ आ चुकी थी। वह हम चारों को एक एक करके अपना शिकार बना रही थी। हम तीनों अस्पताल के बाहर बैठे थे, डरे हुए, सहमे हुए। हम क्या करें, कहां जाए, कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी मुझे एक बात याद आई। उस दिन हवेली में जब मैं उसकी वास्तुकला देख रही थी, मेरी नजर अगर में रखे एक छोटे अजीब आकार वाले पत्थर पर गई थी। वह पत्थर नक्काशीदार लग रहा था, जैसे किसी मूर्ति का टूटा भाग हो। मैंने बिना सोचे उसे उठा लिया था कि बाद में उसका चित्र बनाऊंगी, और मैं उसे वापस रखना भूल गई थी। वह पत्थर तब से मेरे बैग में रखा हुआ था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। क्या उस पत्थर की वजह से ही वह आत्मा हमारे पीछे लगी है? क्या उस गांव की कोई चीज अपने साथ ले आना ही सबसे बड़ी गलती थी? आज उस घटना को 6 महीने हो गए हैं। आकाश अभी भी अस्पताल में है। नेहा और समीर ने शहर छोड़ देश दिया है और मैं हर पल उस डर में जी रही हूं। वह पत्थर आज भी मेरे पास है। कई बार सोचा उसे फेंक दूं, पर डर लगता है कि काहे कुछ और बुरा ना हो जाए। हर रात जब घड़ी में 12 बजते हैं, मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है और बाहर से घुघरू की धीमी आवाज आती है और एक पीड़ा भरी आवाज फुसफुसाती है, मेरी चीज मुझे वापस दे दो। तो दोस्तों, यह थी कहानी रिया की, उनके ही नजरिए से।
पर मार्को की जुबानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसे आप सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपनी कहानी मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं उसे सारी दुनिया तक पहुंचा दूंगा। मिलते हैं एक और अगली दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए दीजिए विदा। शुभ यात्री।